गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का फुल रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देख लो ज़रा, ठीक है। सो मैं फुल रिवीजन कराने जा रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंटरमीडिएट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये फाइनल के स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है। वो भी जब टैक्स कंपटीशन करेंगे तो उसमें एचपी का कुछ रह ही सकता है। तो ये जो रिवीजन मैं ले रहा हूँ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फुल रिवीजन है। एक साथ हाउस प्रॉपर्टी का मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा आपको याद रखनी है कि हाउस प्रॉपर्टी एक पूरा सम्स ओरिएंटेड चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी में लीगल प्रोविजंस कम है, सेक्शंस ज्यादा नहीं है। देखो आप 22 से 27 दिख रहा है आपको, 22 से 27। तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शंस वाइज लीगल प्रोविजंस का ज्ञान बहुत कम है, सम्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं जहां सम सॉल्व करने का टेक्निक चेंज होता है। तो मेरा इस चीज पे बहुत फोकस रहने वाला है, बहुत ज्यादा। हाउस प्रॉपर्टी में लीगल प्रोविजंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, उसका चिंता मत करो, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ज्यादा फोकस सम्स पे रहेगा। तो जगह जगह पे मैं तुम लोगों को सॉल्यूशन टेक्निक बताते रहूंगा कि भाई इस पे समझ आया तो आपकी सॉल्यूशन की टेक्निक कैसे होगी, वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है सर? सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, सम्स कैसे होते हैं। ओके, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 सब कुछ कवर्ड है, बस खाली ध्यान सुनो। सर हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली देयर इज अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, और उसने अपना प्रॉपर्टी ना किसी को लेट आउट किया है। लेट आउट करने का मतलब होता है रेंट पे दिया है। ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, उसने अपना बिल्डिंग या लैंड पर्टिनेंट रेंट पर किसी को दिया है, इसे हम लेट आउट कहते हैं, ठीक है। तो जो रेंटल इनकम इस व्यक्ति को मिल रही है ना, वो रेंटल इनकम को ही हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। सो व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम सर? इट इज द रेंटल इनकम। लुक एट द इक्वेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू रेंट अर्नड बाय द ओनर ऑफ द हाउस। तो तुम लोग ना हमेशा इस इंसान के बारे में सोचोगे, जो ओनर ऑफ द हाउस है ना, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो लैंडलॉर्ड है, जिसको आम आदमी की भाषा में बोलते हैं लैंडलॉर्ड, तो तुम्हारा असेसी कौन है? लैंडलॉर्ड है। तो जब भी तुम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, टेनेंट के एंगल से मत सोचना। टेनेंट वो होता है जो रेंट लेकर रहता है, उस बेचारे के लिए तो रेंट एक एक्सपेंस है। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस टैक्स नहीं पढ़ रहे। तो आपको टेनेंट के एंगल से नहीं, आपको लैंडलॉर्ड मकान मालिक के एंगल से सोचना है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसने रेंट पे दिया, उसको रेंटल इनकम आ रही है, वो कहाँ जाएगा? एचपी में, ठीक है। अब ये हेड ऑफ इनकम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर हेड ऑफ इनकम में कंप्यूटेशन का फॉर्मेट और तरीका डिफरेंट होता है। आप सैलरी करते हो, उसका एक अलग फॉर्मेट है, पीजीबीपी का एक अलग है, कैपिटल गेन्स का अलग है, आईएफओएस में अपना अलग फंडा है, ठीक है। एचपी का अपना एक अलग फॉर्मेट है। तो एचपी में किस तरह से कंप्यूटेशन होता है, आओ देखते हैं। एचपी में कंप्यूटेशन का फॉर्मेट ये रहा आपके सामने। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स आपके सामने। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं एचपी के कंप्यूटेशन का फॉर्मेट, सर ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 23 और 24। इसको याद रखने के लिए ना मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली वाली जो मेहनत होती है वो होती है जीएवी की। जीएवी की मेहनत क्या है मैं फटाक से बता देता हूँ। सरकार को ये डर लगता है कि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, वो हमेशा रेंटल इनकम कम बताएगा, तो वो हमेशा एक्चुअल रेंट कम बताएगा। इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरीके से एक रेंटल इनकम निकालेगा जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो सरकार अपने तरीके से एक एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगी कि इस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम इतना होना चाहिए, और असेसी का एक्चुअल रेंट भी लिया जाएगा। दोनों में से जो भी ज्यादा है वही हमारा आंसर है। तो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो वो आंसर है, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो वो आंसर है। तो दोनों में से जो हायर है उसे हम कहते हैं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी ऑफ द प्रॉपर्टी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो पूरा कैलकुलेशन है ये एसएससी के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, तो जो हायर फिगर है वो आप ले रहे हो, तो एसएससी के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इट इज बैड फॉर दी एसएससी। तो जीएवी, सबसे पहले हम जीएवी के बारे में बात करते हैं। सिंपल फंडा बता रहा हूं याद करने का, हाई लो हाई। आपको वहां पे दिया हुआ रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, वो तो पूरे प्रॉपर्टी की कीमत है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपलिटी इस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम कितना होना चाहिए एक साल का, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब होता है मार्केट रेट, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो पहले हायर ले लो, फिर वो फिगर और स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट में निकलता है विच एवर इज लोअर वो ले लो, फिर वो आया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड एक्चुअल में जो हायर है वो ले लो। तो इट इज अ सीक्वेंस, हाई लो हाई। इधर देखो, सबसे पहले इन दोनों में से जो ग्रीन कलर हायर फिगर है वो ले लो,
फिर उस फिगर और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर है वो ले लो, लोअर, फिर वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल में जो हाइयर है वो जीएवी। तो इट इज अ सीक्वेंस, हाई लो हाई, इन दोनों में से हाई, जो फिगर आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो लो, फिर उसका कंपैरिजन करो एक्चुअल से जो हाई है, दैट्स द आंसर। तो जीएवी का कैलकुलेशन शुरू में ना स्टूडेंट का सारा फोकस जीएवी में जाता है, बट कुछ सम्स के बाद ही जीएवी एकदम नेचुरल हो जाता है, तब स्टूडेंट का फोकस नीचे की तरफ जाता है। असेसी के लिए अच्छा पोर्शन कौन सा है? ये नीचे वाला पोर्शन अच्छा है आपके लिए, ठीक है, गुड फॉर द असेसी, बिकॉज असेसी क्या चाहता है कि उसके इनकम में से ज़्यादा डिडक्शन मिले। सैलरीज में तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 2 चुन्नू मुन्नू डिडक्शंस है। पीजीबीपी में सबसे ज़्यादा डिडक्शन होता है एक्सपेंसेस का। कैपिटल गेंस में इंडेक्स कॉस्ट का डिडक्शन है ना। आईएफओएस इनकम में अगर उस इनकम के लिए आपके कुछ एक्चुअल एक्सपेंस लगे हैं तो उसका डिडक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। टोटल देयर आर 3 डिडक्शंस, D1, D2, D3। D1 म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी जितना भी पे किया है पेमेंट बेसिस वो डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी मिल जाएगा। और तीसरा, अगर प्रॉपर्टी के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ACRRR, अगर ACRRR के लिए आपने लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज है उस ब्याज का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो D1, D2, D3 इज डिडक्शंस, तो विच इज एक्चुअली गुड फॉर दी एसएससी। लैंडलॉर्ड यही तो ढूंढ रहा था, मकान मालिक यही तो चाहता है कि मेरे इनकम से माइनस क्या होगा वो बताओ। हम बोलेंगे सर 3 चीज़ें माइनस होती है, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दैट वे यू कंप्यूट योर HP इनकम। सबसे पहले तुमको ये फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, फिर आगे बात होगा, ठीक है। लेट्स मूव। अब यहाँ पर ना डिफरेंट केसेस बनते हैं, उसका मैं समरी बता रहा हूँ। लॉप मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, मतलब रेंट पे दिया है, तो जो रेंटल इनकम है वो टैक्सेबल है, सिंपल। सेकंड, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो खुद अपने घर में रह रहा है, जैसे मान लो ओनर की का एक बिल्डिंग है और वो खुद ही उसमें रहता है, उसका खुद का है, तो देयर इज नो रेंटल इनकम, 0, तो इट इज एग्जेम्प्टेड। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये, अगर आपके पास 2-4 घर हैं और सबके सब में आप यही बोल रहे हो कि मैं रहता हूं इसमें फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और थ्रू आउट द ईयर वॉट एवर, तो अगर आप 2-3 या ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो तो सरकार केवल 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक आपको एग्जेम्प्ट करेगा। उसके बाद आपका जितना भी एक्स्ट्रा 2 के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसको सरकार बोलता है डलॉप। डलॉप मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, वो डीम टू बी लेट आउट है, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 घर हैं, आप बोलते हो चारों में मैं खुद ही रहता हूँ, अलग अलग लोकेशन पे, पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ, पार्ट ऑफ द ईयर वहाँ, मेरा काम ऐसा है कि घूम घूम के जाना पड़ता है, तो चारों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सरकार केवल 2 पर आपको एग्जेम्प्ट देगी, सॉप, और बाकी 2 प्रॉपर्टी को माना जाएगा डलॉप, डीम टू बी लेट आउट, और उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो एक तरीका है कि आप सारे प्रॉपर्टीज अपने नाम पे मत करो, अपने परिवार वालों के नाम पे पहले से आप कर सकते हो। जैसे अगर वाइफ की कुछ इनकम है, ऑब्वियसली तुम वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकते, नहीं तो वो फंस जाओगे। अगर वाइफ के नाम पे बहुत सारा इनकम आता है, उसका इनकम है, और तो 2-3 प्रॉपर्टी आप उनके नाम पे कर दो, आप अपने परिवार वालों के नाम पे कर सकते हो, क्योंकि फिर असेसी अगर अलग अलग हो जाएगा तो सब कोई 2-2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशन ले पाएंगे। हम लोग के एग्जाम में सम्स वैसा नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में वही आएगा कि यू आर द ओनर, यू हैव 3 प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम करना है एग्जेम्पशन, और एक को आपको डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल करना पड़ेगा। चौथा, यू आर द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड आपकी एक ऑफिस बिल्डिंग है, तो आप उसके ओनर हो और आप उसको अपने ही बिजनेस के लिए यूज करते हो, तो अगर आप अपने ही बिजनेस के लिए यूज करते हो तो फिर उसमें HP नहीं लगेगा, उसमें फिर PGBP लग जाएगा। PGBP में बल्कि आपको उसका डिप्रिशिएशन मिलेगा, ओके। PUB, प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस, तो अगर यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफिस प्रॉपर्टी, और तुम खुद ही उसमें मतलब बिजनेस कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस, तो HP में आएगा ही नहीं, उल्टे आपको बल्कि PGBP में डिप्रिशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा लॉप, सॉप, डलॉप, पब। अब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में टोटल ना 6 तरह के सम्स होते हैं, 6 तरह का कैलकुलेशंस होता है, जो मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है लॉप, लेट आउट प्रॉपर्टी। दूसरा है लव, लेट आउट एंड वेकेंट, मतलब साल भर में कुछ प्रॉपर्टी लेट आउट, मतलब कुछ महीने तक लेट आउट था
और कुछ महीने प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, मतलब टेनेंट भी नहीं था, खाली पड़ा था, उसको बोलते हैं लेट आउट एंड वेकेंट, लव। तीसरा है सॉप, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 2 तक एग्जेम्पशन। फिर डलॉप, 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो डीम्ड लेट आउट और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में फेमस है लॉसो। लॉसो 2 तरह के होते हैं। लॉसो का मतलब है दैट प्रॉपर्टी इज लेट आउट ऑल्सो एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑल्सो, लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉसो। एरिया वाइज लॉसो का मतलब होता है, मान लो कि एक मकान है पूरा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, एक पूरा मकान है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, यू आर द ओनर ऑफ अ मकान, मकान ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और रजिस्ट्रेशन एक ही है उसका। अब ग्राउंड फ्लोर में आप खुद रहते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और फर्स्ट फ्लोर आपने किसी को लेट आउट कर दिया है, ठीक है, तो आधा प्रॉपर्टी खुद रहते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधा प्रॉपर्टी लेट आउट, तो एरिया वाइज लॉसो। दूसरा है पीरियड वाइज या टाइम वाइज लॉसो। टाइम वाइज लॉसो का मतलब है यू हैव वन प्रॉपर्टी, 4 महीने तक तुम खुद उसमें रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर तुमने वो रेंट पे लगा दिया किसी और को, तो 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 8 महीने लेट आउट था। तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, 4 महीने लेट आउट, सॉरी 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, 8 महीने लेट आउट, तो टाइम वाइज लॉस हो, ठीक है, उसको कहते हैं पीरियड वाइज लॉस हो। ये सबका डिटेल डिस्कशन आएगा अभी एक एक करके। पहले मास्टर समरी, अभी जितना भी पढ़ाया प्लस सर्टेन लीगल प्रोविजन, उसका मास्टर समरी। नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबिलिटी सेक्शन है 22, पहला सेक्शन जो होता है दैट इज व्हाट, चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्सेबल होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नंबर 1, देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग, ठीक है, आप बिल्डिंग को अगर रेंट पे देते हो तो एचपी में आएगा। अगर आप और कोई असेट्स, प्लांट मशीनरी वगैरह को आप अगर लेट आउट करते हो रेंट पे, तो उससे होने वाला इनकम एचपी में नहीं जाता, वो आईएफओएस या अदर सोर्सेज या पीजीबी में जाता है, ठीक है। याद रखना, अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तब तो रेंटल इनकम विल गो इन एचपी हेड और कैलकुलेशन एचपी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर इन 3 में से 2 हो रहा है, एक नहीं हो रहा या कोई भी नहीं हो रहा, तो इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, तब ये इनकम टैक्सेबल होगा एज आईएफओएस या पीजीबीपी, उसमें कैलकुलेशन का स्टाइल अलग हो जाएगा। You must be the owner of the property. And third, the property is not used for own business or for promoting own business, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बिल्डिंग होना चाहिए, आपने रेंट पे क्या दिया, बिल्डिंग। सेकंड, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, कि सर वो अपने बिजनेस के लिए या प्रमोटिंग सेल्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब एचपी, अदरवाइज आईएफओएस या पीजीबी में चला जाएगा। सेकंड, इस चैप्टर में जो बिल्डिंग आप रेंट पे दे रहे हो वो कैसा भी हो सकता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वेयर हाउस, शोरूम, इवन फॉरेन प्रॉपर्टी भी, ठीक है। कोई भी तरह का प्रॉपर्टी अगर आप लेट आउट कर रहे हो रेंट पे, इट्स एचपी इनकम। इस पूरे चैप्टर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस एक्सेप्ट म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे माइनस होते हैं, ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर अक्रूवल पे चलता है। 4 नंबर, जीएवी का तरीका क्या है बताया था, हाई लो हाई। सबसे पहले म्युनिसिपल और म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हाई ले लो, फिर उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, जो लोअर है वो ले लो, फिर वो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से जो हायर है वो ले लो। तो इस तरह से जीएवी निकलता है, हाई लो हाई। बैड डेट, बैड डेट को यहां पर कहा जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट और वेकेंट में एक फर्क होता है। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है कि टेनेंट रह रहा था प्रॉपर्टी में पर फिर भी पैसा देने से मना कर रहा है, रेंट नहीं दिया उसने, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, अनरियलाइज रेंट, ठीक है। वेकेंट का मतलब है टेनेंट रह ही नहीं रहा था, प्रॉपर्टी खाली पड़ा था, दैट्स वेकेंट। तो वेकेंसी का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो अलग है और अनरियलाइज रेंट का अलग है, ठीक है। अनरियलाइज रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर 4 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तब आप अपने एक्चुअल रेंट से जो बैड डेट का अमाउंट है वो माइनस कर सकते हो। जो आपका एनुअल रेंट है उससे आप बैड डेट यानी कि यूआर माइनस कर सकते हो। एक्चुअल रेंट इक्वल टू इक्वेशन एनुअल रेंट जो 12 महीने का होता है माइनस बैड डेट अनरियलाइज रेंट। तो व्हाट आर द 4 कंडीशन, द टेनेंसी मस्ट बी जेन्युइन बोनाफाइड। सेकेंड, आपने उस टेनेंट को जो पैसा नहीं दे रहा है उसको आपने निकलवा दिया है और वो आपके किसी और दूसरे प्रॉपर्टी में भी नहीं यूज कर रहा है। आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया फॉर रिकवरिंग द बैड डेट अमाउंट, या फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दो कि लीगल केस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी यूजलेस। क्वेश्चन में जनरली वो लोग जब अनरियलाइज रेंट देते हैं ना तो वो बता देते हैं
कि ऑल द 4 कंडीशंस मेंशन्ड इन रूल नंबर 4 आर सेटिस्फाइड, पर अगर वो नहीं भी बोलते तो आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट दिया है, उन्होंने नहीं बोला कि बताया नहीं कि भाई रूल 4 के 4 कंडीशन फुलफिल हो रहे कि नहीं, तो आप मान लेना फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, और माइनस कर सकते हो। लेस नेक्स्ट, अब डिडक्शन 1 D1। D1 क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस। ये पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, जितना पे करोगे उतना। सपोज एक प्रॉपर्टी है जिसको 40 साल हो गए हैं और 40 साल से उस पर एक बार भी म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसका म्युनिसिपल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी जोड़ के बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है, ठीक है। लेटस से 50 लाख, तो 40 साल से वो प्रॉपर्टी है, उस पर एक बार भी आपने म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया, उस पर 50 लाख का टोटल ड्यू है। 50 लाख में से टैक्स का पैसा है 20 लाख, 10 लाख है इंटरेस्ट एंड 20 लाख इज पेनल्टी फॉर नॉट पेमेंट, तो टोटल 20 + 10 + 20 कितना हुआ? 50 लाख। आपको 50 का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन केवल टैक्स अमाउंट का मिलेगा। टैक्स अमाउंट कितना है 50 में से? 20 लाख, तो आप पूरा 20 लाख अभी दे दो, आपको अभी डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट बेसिस। सेकंड, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय द ओनर नॉट द टेनेंट। टेनेंट अगर पे कर रहा है या कोई और आदमी पे कर रहा है आपके लिए, तो आप माइनस नहीं कर सकते। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो असेसी है उसको खुद को पे करना है। थर्ड, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ग्राम पंचायत। ये लोग जितना भी अलग अलग तरह का टैक्स डालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, जो भी, सब माइनस कर सकते हो, बट स्टेट गवर्नमेंट के डाले हुए टैक्सेस माइनस नहीं होंगे, केवल लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी बोलते हो म्युनिसिपलिटी का टैक्सेस माइनस होगा। टैक्स का पैसा माइनस कर सकते हो, पर म्युनिसिपल टैक्स अगर लेट पेमेंट हुआ है उसमें जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो माइनस करने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले डिडक्शन को लेके पूरा समरी डिस्कशन हो गया। अभी दूसरा डिडक्शन D2। D2 क्या है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलेगा? 30% ऑफ GAV की NAV, 30% ऑफ NAV, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मेन पर्पस ये है कि ये PGBP नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी है। PGBP में जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपके जो जो जैसे जैसे एक्सपेंसेस आप सब माइनस कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी को सरकार ने सिंपल रखा, बोला कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिपेयर्स, ये एक बार ऑन करना, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, लिफ्ट का पैसा, ये वो, सिक्योरिटी चार्जेस, बहुत कुछ होता है। तो बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ओनर का क्या क्या अलग अलग खर्च लग रहा है और माइनस करेंगे ना, सीधा 30% ऑफ NAV माइनस कर देंगे। तो वो 30% ऑफ NAV आपको जो सोचना है सोच सकते हो, उसमें सब कुछ, सारे एक्सपेंसेस शामिल है, ठीक है, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब शामिल है। आपको 30% से ज़्यादा माइनस करने नहीं मिलेगा। जैसे लैंडलॉर्ड बोला कि मेरे एक्चुअल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बोला उससे मतलब नहीं, आपको 30% माइनस करने मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन। नो अदर एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। अब मैं ना एक ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी तुम लोग को सुनो। एक बहुत बड़ा गलत फहमी है जो इंटरनेट पे छाया हुआ है। आप किसी को भी पूछोगे कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है क्या, मतलब हाउस प्रॉपर्टी HP में लॉस आ सकता है क्या, तो वो आपको सिर्फ एक ही केस बताएगा। वो बोलेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनमें एनुअल वैल्यू निल माइनस इंटरेस्ट, तो वहां पे HP लॉस आता है 2 लाख तक का, और कहीं नहीं होता। रॉन्ग। हाउस प्रॉपर्टी में 2 अलग अलग केसेस है जब लॉस हो सकता है। पहला केस, सोचो जरा आप कि 40 साल का पूरा म्युनिसिपल टैक्स बाकी था और मैंने एक ही झटके में इस साल पेमेंट कर दिया, तो मेरा कैलकुलेशन कैसा होगा? GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, बहुत बड़ा अमाउंट, तो मेरा NAV नेगेटिव हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मेरा HP लॉस आ जाएगा। दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ HP लॉस, कि अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस इस साल बहुत ज़्यादा पे किया पुराने साल का मिलाकर, और उसकी वजह से आपका NAV नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब GAV से भी ज़्यादा म्युनिसिपल टैक्स आपने पे कर दिया है, तब आपको HP लॉस होगा। दैट्स द फर्स्ट केस। और सेकंड केस तो सारी दुनिया जानती है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख तक का इंटरेस्ट माइनस करने से लॉस आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ो, अगर आपका NAV नेगेटिव आ रहा है, NAV नेगेटिव तभी हो सकता है जब इस साल हम लोग पुराने सारे साल का मिला के म्युनिसिपल टैक्स पे कर दे और वो मेरे GAV से भी ज़्यादा है, तो अगर NAV नेगेटिव हो जाए ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। If NAV is negative, there is no standard deduction, ठीक है। ये था D2। अब D3, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हैज बीन टेकन फॉर ACRRR, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के लिए मिला है
बैंक से लोन लिया है, बैंक से या कहीं से भी लोन लिया है, लोन फ्रॉम एनीवन, तो उस पर जो भी ब्याज है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, पेमेंट की हो कि नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहां पर देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पे, ऑरेंज कलर देखो, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। मान लो कि मुझे घर कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने 2019 में 2019 ईयर 2019 में मैंने लोन लिया था और मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। घर का कंस्ट्रक्शन इस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लेट्स से 22-23 वाला जो प्रीवियस ईयर है, जिसका जो भी टर्म है तुम लोग का वही सोचो, तो 22-23 वाले प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गया घर, ठीक है। तो जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट होता है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले तक का जितना भी इंटरेस्ट है 2-4 साल का, वो सब जोड़ के बोला जाता है प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। एक बात सोचो आप जरा, उदाहरण के तौर पे ये उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है। लोन लिया था असेसी ने कब, 1/7/2019 को उसने लोन लिया था, ठीक है, इन द ईयर 1920, एंड लोन इतने अमाउंट का था। फाइनली घर बन के रेडी कब हुआ है, 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 का मतलब है 22-23 प्रीवियस ईयर। तो ये 22-23 प्रीवियस ईयर में घर बन के कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर ना अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अकाउंट्स में जैसे आप ब्याज निकालते हो तो डेट टू डेट होता है, टैक्स में ब्याज वैसे निकलेगा नहीं, टैक्स में होता है डेट टू ईयर एंड, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में घर बन के रेडी हुआ है 22-23 में, उसके पहले तक 31 मार्च 2022। घर किस प्रीवियस ईयर में बना है सर, जुलाई 22 में बना, मतलब 22-23 में, तो वो पूरा ईयर छोड़ दो, वो पूरा ईयर का ब्याज करंट ईयर ब्याज होगा, उसके पहले तक यानी 31 मार्च 22 तक जो ब्याज है वो कहलाता है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो ब्याज होगा वो ब्याज कहलाता है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। कैन वी सॉल्व इट? यस सर, वी कैन सॉल्व इट। तो हमने 1 जुलाई 19 से 31 मार्च तक का पूरा ब्याज कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 3,30,000, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये जो पीरियड है जो मार्क किया हुआ दिख रहा है रेड लाइंस के बाउंड्री में, ये पीरियड में तो घर रेडी ही नहीं था, घर बन के तैयार ही नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टी या बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो उस पर तो कोई एचपी इनकम हो नहीं सकता, तो उस पर तो आप एचपी का कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो इन 2.5 सालों में आपने जो भी ब्याज दिया होगा वो आप माइनस करोगे तो कहाँ करोगे, बिकॉज इस 2.5-3 साल के पीरियड में बिल्डिंग था नहीं, तो एचपी इनकम निकलेगा नहीं। जब इनकम ही निकलेगा तो माइनस कहाँ करेंगे। तो ये 3,30,000 का आपको अभी तक इनकम टैक्स में कहीं भी डिडक्शन नहीं मिला है। गवर्नमेंट बोलती है जिस साल फाइनली आपका घर बन के रेडी हुआ है इस प्रीवियस ईयर में 22-23, तो जिस साल घर बन के रेडी हुआ है उस साल फर्स्ट टाइम आप एचपी इनकम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तब आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आप करंट ईयर का इंटरेस्ट तो फुल माइनस कर लेना। करंट ईयर का जो भी ब्याज होगा पूरे 22-23 का, अप्रैल से लेके मार्च तक। घर कंस्ट्रक्शन जुलाई में हुआ है, पर अप्रैल मई जून का भी जो ब्याज है वो भी करंट ईयर ही माना जाएगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई से लेके पूरा मार्च तक पूरा 12 महीने का जो ब्याज है वो करंट इंटरेस्ट माइनस कर लेना। और जो आपका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आया ना 3,30,000 का, वो सारा का सारा इसी साल अलाउ नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर में, वो इस साल आप 1/5 ले लो और 1/5 कर करके आप रिमेनिंग 4 साल और ले लेना। तो 3,30,000 का 1/5 कितना होता है, 66,000। तो फर्स्ट ईयर में 66,000 माइनस कर लेना और फिर रिमेनिंग और 4 साल में 66 माइनस कर लेना। तो 1/5 करके 5 साल तक आपको रिडक्शन मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जब आप पहली बार एचपी इनकम निकाल रहे हो, जब पहली बार घर कंप्लीट हुआ वहां से आपको रिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। यह है पूरा प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का खेल, ठीक है। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कहां से कहां तक होता है, डेट व्हेन द लोन इज टेकन till the end of the previous year preceding the previous year in which the construction is completed। उसका रिडक्शन कैसे मिलता है, 1/5 करके 5 साल तक मिलता है। और करंट ईयर इंटरेस्ट वो तो पूरा का पूरा इसी साल रिडक्शन आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये हमने D3 भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ मास्टर समरी हो गया, हमने बहुत कुछ सीखा कंप्यूटेशन में, यू आर कंफर्टेबल। अब मैंने बताया था कि 6 केसेस हैं, लॉ, लव,
सॉप, डलॉप, लॉसो, लॉसो। तो लॉप तो हो गया, पूरा फॉर्मेट देख लिया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं रिमेनिंग 5 केसेस। सावधान। अभी क्या डिस्कशन हो रहा है? लव। लॉप का डिस्कशन तो हो गया। ये पूरा जो डिस्कशन मेरा हुआ तुम लोग के साथ, ये फॉर्मेट, ये क्या है? ये लॉप ही तो है, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने लॉप वाला कर लिया। अब हम सेकंड केस करेंगे लव, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो अभी लाइन से मैं एक एक केस डिस्कस करूंगा। सब में सॉल्यूशन टेक्निक पे बड़ा फोकस करना, बिकॉज ये चैप्टर सम्स का चैप्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंजरस होता है लव वाला केस, वेकेंसी वाला केस। इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, तो मैंने उसका एक तरीका बताया, शॉर्टकट बताऊंगा मैं, जिससे कभी मिस्टेक नहीं होगा, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आ गए हम लोग एलओवी में, लव में। एलओवी का मतलब क्या है? लेट आउट एंड वेकेंट। मतलब प्रॉपर्टी 8 महीने तक टेनेंट रह रहा था, लेट आउट, और फिर वो छोड़ के चला गया। 4 महीने तक प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, वेकेंट। वेकेंसी और अनरियलाइज रेंट में फर्क होता है। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है बैड डेट, टेनेंट रहा है फिर भी पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड। और वेकेंट मतलब प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। मान लो एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में दोनों है। क्वेश्चन में बोला कि प्रॉपर्टी में टोटल 9 महीने के लिए लेट आउट था और लास्ट के 3 महीने वेकेंट था, ठीक है। 9 महीने टेनेंट रहा, पर टेनेंट ने रेंट सिर्फ 7 महीने का दिया, 2 महीने का पैसा बैड डेट, अनरियलाइज रेंट। तो आपके केस में 7 महीने तक टेनेंट रहा और पैसा दिया, 2 महीने टेनेंट और रहा पर पैसा नहीं दिया, अनरियलाइज रेंट, और 3 महीना वेकेंट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, हमेशा एचपी का जो कैलकुलेशन है, जैसे करते हो वैसे करते रहो। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में से हमेशा पहले अनरियलाइज रेंट माइनस होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट भी है और वैकेंसी भी है, तो पहले क्या माइनस होगा? अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। पहले हमेशा अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना, ठीक है। तो तुम सॉल्व कर रहे हो, एक्सपेक्टेड रेंट तक सॉल्व कर लिया, उसके बाद एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में से लेस क्या करोगे? अनरियलाइज रेंट। तो फिगर आएगा AR माइनस UR। अब आप लेस क्या करोगे? वैकेंसी। बस स्टॉप, ठीक है। सब कुछ कर लिया मैंने, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट माइनस जो एनुअल रेंट होता है, माइनस अनरियलाइज रेंट, वो भी कर लिया। अब माइनस क्या करना है? वैकेंसी। तो वैकेंसी माइनस करके जस्ट पहले रुक जाना, ठीक है। वैकेंसी माइनस करके जस्ट पहले रुकना। जो ऊपर फिगर लिखा हुआ है वो क्या है? AR माइनस UR। उसको तुम कंपेयर करना एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, ठीक है। तो AR माइनस UR वाला जो फिगर आ रहा है, वैकेंसी लेस करने के जस्ट पहले रुक जाना। सम सॉल्व कर रहे हो, वैकेंसी लेस करने के जस्ट पहले रुक जाना। वो जो फिगर आ रहा है AR माइनस UR, उसको कंपेयर करना एक्सपेक्टेड से। अगर AR माइनस UR एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो लैंडलॉर्ड है एकदम ईमानदार है। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक 100% परफेक्ट नहीं है, पर याद रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक चीज तुम लोग सुन लो, LOV के केस में ना जो फॉर्मूला होता है ना, वो GAV इक्वल टू हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, ये फॉर्मूला सर अप्लाई नहीं करता। LOV के केस में GAV का ही सारा खेल है, तो GAV का जो फॉर्मूला है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एक्चुअल, वो अप्लाई नहीं करता। उसके बदले या तो यहां पे GAV होता है एक्चुअल रेंट, या फिर यहां GAV होता है स्ट्रेट अवे एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहां वो हायर ऑफ द टू वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, या तो GAV इक्वल टू एक्चुअल या GAV टू एक्सपेक्टेड, यही अप्लाई करेगा। तो अब ये कब कौन सा अप्लाई करेगा, उसको याद रखने के लिए मैं एक लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक मैं पहले ही बोल रहा हूं 100% परफेक्ट नहीं है, पर याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब नीचे आ जाओ। तो आप पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, वैकेंसी लेस करने के जस्ट पहले आप रुक जाओ। तो वैकेंसी के ठीक ऊपर जो फिगर है वो कौन सा है? AR माइनस UR। उसको आप एक्सपेक्टेड से कंपेयर करो। एक्सपेक्टेड रेंट सरकार का निकाला हुआ फिगर है, सरकार बोलती है कि भाई रेंट इतना होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। और एक्चुअल रेंट जो AR माइनस UR, वो असेसी का निकाला हुआ फिगर है, ठीक है। हम किस पे भरोसा करें, सरकार पे कि असेसी पे? वेट, अगर AR माइनस UR,
अगर ए आर माइनस यू आर वाला जो फिगर है वैकेंसी के ठीक पहले, अगर वो एक्सपेक्टेड से कम है तो सरकार बोलेगी तुम तो एक नंबर के टैक्स चोर हो, क्योंकि तुमने एक्चुअल अपना कम दिखा रखा, तभी ये तुम्हारा फिगर कम आ रहा है। तो तुम्हारा ए आर माइनस यू आर अगर एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है तो सरकार बोलेगी फिर तुम तो टैक्स चोर हो, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपने वाला फिगर लेंगे। अपने वाला मतलब हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी मानेंगे। तो आंसर इज जीएवी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। उल्टा, अगर मान लो ए आर माइनस यू आर जो है वही एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, मतलब यू आर माइनस करने के बावजूद भी वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो सरकार बोलेगी भाई तुम तो अति ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, तो तुम जो बोलोगे वही हम सच मान लेंगे। तो तुम जो एक्चुअल रेंट बोलोगे, चाहे जो भी अमाउंट आएगा वही हम मान लेंगे। तब इस केस में जीएवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट। एक्चुअल क्या होगा? ए आर माइनस यू आर माइनस वैकेंसी। ठीक है, तो जो भी आएगा हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ओके, लॉजिक जो मैंने दिया याद रखने के लिए, ये सिर्फ एक याद रखने में हेल्प करेगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, लॉजिक इज नॉट 100% परफेक्ट। अगर ए आर माइनस यू आर का फिगर, देखो तरीका सिंपल है, लेस पूरा फॉर्मेट फॉलो करते जाओ, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, फिर एक्चुअल रेंट आएगा। एक्चुअल रेंट में पहले लिखोगे एनुअल रेंट 12 महीने का, लेस बैड डेट अनरियलाइज रेंट, ए आर माइनस यू आर, फिर उसमें से लेस वैकेंसी। तो वैकेंसी लेस करके जस्ट पहले रुक जाओ, ये फिगर को तुम एक्सपेक्टेड से कंपेयर करना। ठीक है, अगर ए आर माइनस यू आर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है, मतलब लैंडलॉर्ड ईमानदार है, तो बंदा ईमानदार है, तो जो वो बोलेगा वही सरकार मान लेगी। एक्चुअल रेंट जो भी आएगा दैट इज द आंसर। तब फॉर्मूला जीएवी इक्वल टू एक्चुअल। लेकिन अगर ए आर माइनस यू आर ई आर से कम आ रहा है तो सरकार बोलेगी बॉस यू आर अ टैक्स इवेडर, तो तुम्हारा पे तो भरोसा नहीं है, तुम्हारा फिगर नहीं लेंगे, हम अपना वाला फिगर लेंगे। अपना वाला फिगर बोले तो एक्सपेक्टेड रेंट, तब फॉर्मूला जीएवी एक्सपेक्टेड, एकदम फंडा। वैकेंसी में ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो मैंने शॉर्टकट अप्रोच जो बताया ना, ये फॉलो करो, सम्स में करते जाओ, फिर लास्ट में कंपेयर करो, बस एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, कोई झमेला नहीं। लॉप हो गया, लव हो गया, अब सर हम लोग पढ़ेंगे सॉप। सबसे सिंपल और इजी कैलकुलेशन होता है सॉप का, सिर्फ 2 लाइन का, एनएवी नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, बस यही अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है। यहां एक ही डिडक्शन मिलता है, वो है D3। एसओपी के केस में कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल, 2 लाइन का फॉर्मेट है। ठीक है, एनएवी नील माइनस नो स्टैंडर्ड डिडक्शन नथिंग, सिर्फ एक चीज माइनस होता है D3 विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन, बस वही एक माइनस करने आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 0 से कुछ भी अगर आप माइनस करोगे, ये तो नील है, एनएवी क्या है? नील है, तो नील में से अगर आप कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, तो यहां पे हमेशा एचपी लॉस आता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर केस ऑफ एचपी लॉस थ्रू आउट इंटरनेट। इंटरनेट में जब जैसे मैंने बोला था ना, अगर आप बोलोगे एचपी लॉस कब होता है, सब यही बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होता है, बिकॉज नील में से कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर विल बी माइनस एचपी लॉस ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं 2-4 चीज क्लियर कर देता हूं। आपको ये जो फायदा मिल रहा है ना कि एचपी लॉस निकल के आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज लॉस निकल के आएगा तो आप अपने एचपी इनकम से सेट ऑफ कर लोगे, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ओके, देखो कायदे से तो सरकार को यहां पे आपको माइनस करने भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? घर है मेरा, मैं रहता हूं उसमें, तो वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। क्या पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है आपको? ठीक है, सोच के देखो एक बार, क्या गवर्नमेंट आपको आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन? अब मैं ये घड़ी खरीदा हूं पर्सनल अपने, तो क्या इसका मेरे को डिडक्शन मिलेगा? ठीक है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो घर में हमारे खाना आता है, घर में जो ग्रोसरीज आता है, क्या उसका आपको डिडक्शन मिलना चाहिए? क्या पर्सनल खर्चों का नहीं मिलता है। फिर भी आप समझो कि गवर्नमेंट का एहसान है कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी कुछ माइनस करने दे रहा है और लॉस निकल के आ रहा है, तो ये लॉस को तो आप बाद में इनकम से सेट ऑफ करोगे, अल्टीमेटली आपका टैक्स बचेगा। तो ये जो आपको फैसिलिटी मिला, ये जो आपको एडवांटेज मिला, ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। आपके पास 10 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 ही खाली इस तरह से एग्जेम्प्ट होगा, ये एचपी लॉस आएगा, बाकी 8 को डलॉप मान के उस पर टैक्स लिया जाएगा। ओके, दिस फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड ओनली इफ द असेसी इज इंडिविजुअल और एचयूएफ। ऑब्वियसली असेसी एक इंसान है या हिंदू फैमिली है, तभी तो वो घर में रह सकता है। इफ कंपनी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी देन तो यू कैन नॉट क्लेम कि ये शॉप है। हाउ कैन कंपनी से सेल्फ ऑक्यूपाइड? फिर तो वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल विद एसएससीज इंडिविजुअल एचयूएफ। ये फैसिलिटी आपको तब भी अवेलेबल है जब
आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, बंद पड़ा है क्योंकि आपकी नौकरी कहीं और है। जैसे एक इमेजिन करो, एक पर्सन का चेन्नई में खुद का घर है, चेन्नई में खुद का घर है, पर ना उसकी नौकरी बैंगलोर में है, तो चेन्नई वाला घर लेट आउट नहीं है, बंद पड़ा है। तो इस बंद पड़े हुए घर को हम कहते हैं नॉप, फुल फॉर्म नॉन ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। तो इसमें भी आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। आपको टोटल 2 हाउसेस तक एडवांटेज मिलेगा, चाहे 2 शॉप ले लो, चाहे 2 नॉप ले लो, चाहे 1 शॉप 1 नॉप ले लो, व्हाटएवर, ठीक है। तो 2 ही घर तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन अलाउड अप टू ओनली 2 शॉप, कि आप NAV नील ले लो, माइनस इंटरेस्ट करके डिडक्शन मिल लो। अब क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन में हमेशा आंसर लॉस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो सरकार बोली बॉस देखो हम आपको ज्यादा माइनस करने नहीं दे सकते। आफ्टर ऑल इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन इतना तो नहीं दे सकते, हम आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन देंगे। यानी आपका लॉस जो है, इंटरेस्ट आप 2 लाख से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, तो लॉस 2 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको जितना करना है करो, लॉप में आपको जितना इंटरेस्ट माइनस करना है आप करो, पर शॉप में सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख तक माइनस करने मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अब इसके केसेस हैं जो याद करने पड़ते हैं, उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया। एक डायग्राम ये रहा, एक डायग्राम ये रहा, और फिर कुछ फुटनोट है जो याद करने बहुत हेल्प करेगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। एक बात है, इधर गौर से देखना है इसको। मैं एक चीज स्पष्ट आपको बता देता हूं, ये सब जो बुक्स और नोट्स मैं बनाता हूं इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मेरे लिए ये मेरी जान है, बहुत कीमती है मेरे लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं इसे फ्री में अपलोड करता हूँ कि कोई को हेल्प हो जाए, पर उल्टे क्या होता है कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट बोलता है सर ये नोट्स भी दे दो। मैं नोट्स कभी नहीं शेयर कर सकता, नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं यहाँ पे आपको ICI के मटेरियल को दिखा के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बना बनाया जाओ आप देख लो, इसको बनाने में बहुत जान लगता है। आई पर्सनली वर्क ऑन माई नोट्स, ठीक है। मैं बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बुक खुद बनाता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मेरा बुक मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया आप बना के दे दो, एक एक चीज मेरा बनाया हुआ होता है इस तरीके से कि पढ़ने में आसानी हो। तो ये नोट्स तो शेयर नहीं हो सकते, आप देख लो वीडियो आपके सामने, आपको दिख रहा है, पढ़ाई कर लो, रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू आर माई स्टूडेंट तब तो टेंशन ही नहीं है। इफ यू आर माई स्टूडेंट यू ऑलरेडी हैव माई बुक, उसमें सब रहता ही है, ठीक है, काम हो गया। तो प्लीज ये वाली रिक्वेस्ट मत करना, ये अच्छी बात नहीं है कि नोट्स दे दो, PDF दे दो, ये सब सही चीज नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, आज तुम भी मेहनत कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, तो इसीलिए ना कि तुम्हारा एक करियर होगा भविष्य में जाके, जिसमें तुम इनकम अर्न करोगे, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखोगे। वैसे यही तो मेरा करियर है ना, टीचिंग इज माई करियर, हॉबी थोड़ा ना मेरे लिए। तो ये नहीं हो सकता कि मैं अपना नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूँ, नोट्स मेरे लिए बेशकीमती है। ओके, कमिंग टू दिस वन, इफ यू आर स्टूडेंट यू ऑलरेडी हैव माई बुक, उसमें सब कुछ रहता ही है। इधर अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर घर के रिपेयर रिन्यूअल के लिए किया है, रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लोन लिया है, तब मैक्सिमम आपको हम 30,000 ही माइनस करने देंगे, उससे ज्यादा नहीं। और अगर घर के एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब घर खरीद रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तब हम आपको ज्यादा अमाउंट अलाउ कर सकते हैं। उसमें 2 केसेस है। इफ द लोन वॉज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, इफ द लोन वॉज टेकन बिफोर 1999, तब मैक्सिमम 30,000 अलाउ करेंगे। इफ लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, तब आपको 2 लाख तक अलाउ कर देंगे डिडक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डेटा अपने को याद रखना पड़ता है। एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, इधर क्या है, रिपेयर रिन्यूअल, ओके। रिकंस्ट्रक्शन भी अगर होगा तो वो उस तरफ ही जाएगा, एक्विजिशन साइड में। नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो सर कोई लिमिट है ही नहीं। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है जब वो सम्स करता है, लेट आउट प्रॉपर्टी का सम्स करता है, वहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ आया 5 लाख, बेचारा डर के मारे माइनस करता है 2 लाख की, 2 लाख से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। सर शांति, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्योंकि लॉस आता है, सरकार बोलती है भाई वो आपका पर्सनल है, हम 2 लाख से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी में तो आपका जितना भी इंटरेस्ट है 5 लाख है, आप 5 लाख माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अप टू 2 हाउसेस तक क्लेम कर सकते हो। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, 1, 2, 3, 1 and 2 and 3, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब आप 2 लाख का रिडक्शन ले लेना।
लेकिन अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब आपको सिर्फ 30,000 का रिडक्शन मिलेगा। ये 3 कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन एग्जाम में बोला हुआ रहता है। अगर लोन आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 लिया है, ठीक है, तब आपको 2 लाख मिलेगा, वरना तो 30,000। तो क्वेश्चन में लोन का डेट दिया हुआ रहता है, वरना आप इंटरेस्ट निकालोगे कैसे? सेकंड, लोन किस पर्पस के लिए है? लोन एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, तब 2 लाख। अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए तब तो 30,000 है, वी नो इट। तीसरा कंडीशन वो लोग आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं देते, आप अज्यूम कर लेना कि सेटिस्फाइड है। तीसरा कंडीशन है कि लोन जब लिया वहां से 5 साल के अंदर घर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो ये वो लोग बताते नहीं है, वो डेट्स दे देते कि लोन का डेट ये है, घर इस साल कंप्लीट हुआ, तो आप खुद ही देख लेते हो कि हाँ वो 5 साल के अंदर ही है, वो 2, 3, 4 साल रहता है तो चलेगा। ओके, द हाउस का कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन इज टेकन। तो जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया वो छोड़ दो, उसके बाद अगले 5 साल में घर बन जाना चाहिए, तब आपको मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 2 लाख का रिडक्शन, वरना मैक्सिमम 30,000 का रिडक्शन। यहां पे याद रहे, अगर आपको सब कुछ मिला जुला के मैक्सिमम 2 ही लाख का रिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, केवल ना एक बड़ा रेयर केस होता है जब 2 लाख से ज्यादा रिडक्शन मिलता है, एक बड़ा रेयर केस है, मैं पहले वही बता देता हूं। अगर प्रॉपर्टी का को ओनर है, को ओनर का मतलब होता है जॉइंट ओनर, प्रॉपर्टी का क्या है? को ओनर, जॉइंट ओनर, एक ही प्रॉपर्टी के 2-4 ओनर्स हैं, तब सबका अलग अलग एसओपी कैलकुलेट होगा, तब इंटरेस्ट ऑन लोन में सब कोई 2 लाख 2 लाख 2 लाख अपना अलग अलग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर को ओनर्स है, 2 लाख का रिडक्शन इज सेपरेटली फॉर ईच को ओनर, क्योंकि अलग अलग एसएससी है, सबका अलग अलग एसओपी कैलकुलेशन होगा एचपी इनकम में, तो सब कोई 2 लाख 2 लाख अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बाकी सारे केसेस में जो करना है जैसे करना है कर लो, आपको 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम टोटल रिडक्शन 2 लाख। सेकंड, अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दोनों पे आपने लोन ले रखा है, तो दोनों में ही मिलाकर जो इंटरेस्ट आप माइनस कर रहे हो वो 2 लाख ही होगा, वो 2 प्रॉपर्टी का 4 लाख नहीं होगा। थर्ड, 2 लाख से ज्यादा जितना भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। सरकार 2 लाख ही अलाउ कर रही है, वो बड़ा बात है, बिकॉज इट्स योर पर्सनल हाउस, पर्सनल एक्सपेंस, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो कायदे से तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो कुछ भी मिल रहा है तो प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट कि कम से कम 2 लाख का तो मिला, वरना वो तो पर्सनल है, देने का धर्म तो बनता ही नहीं है। थिंक अबाउट इट, ओके। तो ये थर्ड वाले बोल रहे हैं कि भाई 2 लाख या 30,000 जो भी मिला मिला, उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो सब लैप्स। चौथा, एक सिंगल असेसी है, उसने सपोज 2-3 लोन लिए हैं, एक रिपेयर के लिए, एक रिन्यूअल के लिए, एक एक्विजिशन के लिए, तो 30,000 2 लाख 2 लाख 30,000 मिला के 2 लाख, अल्टीमेटली 2 लाख से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। आपने सपोज 2 लोन लिया है, एक घर खरीदने के लिए, एक रिपेयर के लिए, तो रिपेयर में लिमिट होता है 30,000, खरीदने का होता है 2 लाख, तो 2 लाख 30,000 आपको 2-30 भी नहीं मिलेगा, टोटल मिला के 2 लाख ही मिलेगा, ओके। दैट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। 2 से ज्यादा घर अगर आपके पास हैं तो वो डलॉप है। डलॉप मतलब डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब है उसका कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे कि लॉप का होता है, ठीक है। डीम टू बी लेट आउट मतलब लेट आउट है, तो डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या, उसका कैलकुलेशन पूरा लॉप की तरह जैसे होता है वैसे ही होगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि एक असेसी है जिसके पास 3 घर है, ये लोग ज्यादा घर नहीं बनाएंगे वरना ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लग जाएगा। कभी भी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि 6 घर है, 6 हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, वहां बहुत दिक्कत होगी कि 6 में से कौन सा 2 घर को आप सॉप क्लेम करोगे और बाकी 4 डलॉप, वो चुनने के लिए मैथ्स लगेगा 6C2, बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा, 15 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं आएगा। ये मैक्सिमम 3 घर तक का ही देंगे। तो वो लोग आपको बोलेंगे भाई एसएससी के पास 3 घर हैं, अब आप बताइए क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं तरीका बता रहा हूं। 3 घर में से देखो 2 सॉप मान के एग्जेम्पशन लेंगे और 1 डलॉप मान के टैक्स देंगे। तो मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन भिड़ाना है जिसमें मेरा टैक्स सबसे कम आए। तो यहां पे यू कैन नॉट जज लाइक दिस कि सर आप एक काम करो जिसका भी डलॉप कम आ रहा है वही आंसर, ऐसा नहीं होगा। सॉप में भी तो नेगेटिव वैल्यू होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का भी तो इफेक्ट आता है। तो यहाँ तरीका क्या होता है सुनो। स्टेप नंबर 1, एक बार आप तीनों प्रॉपर्टी को सॉप मान के कैलकुलेट कर लो, वेरी सिंपल। 0 माइनस इंटरेस्ट, जो भी नेगेटिव फिगर आएगा वो तीनों में लॉस आ जाएगा, या किसी में अगर लोन नहीं है तो वहां 0 आएगा, ओके। फिर आप तीनों प्रॉपर्टी को लेट आउट मान के लॉप का कैलकुलेशन कर लो, जो भी आएगा सो आएगा।
डीम टू बी लेट आउट में क्या होता है, जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, बिकॉज एक्चुअल रेंट तो वहां है ही नहीं, डीम टू बी लेट आउट है ना, तो एक्चुअल रेंट तो है नहीं, तो जीएवी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, लेके तुम तीनों को लेट आउट को कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद तुम एक टेबल बनाओ, टेबल में 3 ऑप्शंस रखो। ऑप्शन नंबर 1 हाउस 1 सॉप, हाउस 2 सॉप, हाउस 3 डलॉप। तीनों में जो फिगर्स हैं ऊपर से स्टेप 1 स्टेप 2 में तुमने लिखा है डाल दो और टोटल निकाल लो, जो आएगा सो आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सॉप डलॉप सॉप। ऑप्शन नंबर 3 डलॉप सॉप सॉप। फिर जो भी फिगर्स आ रहे हैं उनको जोड़ के लिखते जाओ। ऑप्शन 1 में टोटल आंसर क्या आया, ऑप्शन 2 में टोटल आंसर क्या आया, ऑप्शन 3 में टोटल आंसर क्या आया। जिसका सबसे लोएस्ट है, ठीक है, या अगर नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव जिसका है वही मेरा आंसर है। तो यहां टेक्निक क्या होती है, हमेशा पहले तीनों घर का सॉप निकालो, फिर तीनों का लॉप, और फिर इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 करके सॉल्व करो। ठीक है, यू ऐड देम अप। तो ऑप्शन 1 का एक टोटल आएगा, ऑप्शन 2 का टोटल आएगा, ऑप्शन 3 का टोटल आएगा, तीनों में से जो लोएस्ट है वही मेरा आंसर है। ठीक, ये था डलॉप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉसो। लॉप सीख गए, सॉप सीख गए, तो सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम में आता है लॉसो। सी एग्जाम में उनका मकसद क्या है कि तुम्हारी सारी नॉलेज चेक कर ले। तो अगर लॉसो का सम डालेंगे तो उसमें आपका लॉप और सॉप दोनों ही चेक हो जाएगा ना, तो इसीलिए लॉसो का सम सबसे ज्यादा फेमस है। लॉसो 1 लॉसो 1 मतलब एरिया वाइज, अगर घर एरिया वाइज आधा आधा हो रखा है या जो भी रेशियो में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राहुल इज द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, पूरी प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो कानून में एक ही प्रॉपर्टी है वो। अब ग्राउंड फ्लोर में वो खुद रहता है और फर्स्ट फ्लोर उसने लेट आउट कर रखा है, तो एरिया वाइज आधा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा प्रॉपर्टी लेट आउट है। पूरे प्रॉपर्टी का एक ही रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है सरकार में, लेकिन बोलते हैं कि अगर एरिया वाइज अलग अलग यूज हो रहा है तो उसको मान लो कि 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है। उसको क्या मान लो, 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है। उसको डीम कर लो कि भले वो एक ही प्रॉपर्टी पे उसको 2 माना जाएगा। ग्राउंड फ्लोर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें आप सॉप का कैलकुलेशन करो, फर्स्ट फ्लोर जो लेट आउट है उसमें आप लॉप का कैलकुलेशन करो। तो एरिया वाइज में क्या होता है ना, यहां पर हम लोग 2 चीज निकालते हैं, लॉप और सॉप। जो लेट आउट पोर्शन उसका अलग कैलकुलेशन, सॉप का अलग कैलकुलेशन। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो एक ही है, तो प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो सिंगल ही फिगर है, तो उसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2, या एरिया जिस रेशियो में उस रेशियो में डिवाइड कर लो। द फॉलोइंग शुड बी डिवाइडेड बिटवीन सॉप एंड लॉप एरिया वाइज, जो भी एरिया वाइज रेशियोज में डिवाइड कर लो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउएवर एक्चुअल रेंट शुड नेवर बी डिवाइडेड, बिकॉज एक्चुअल रेंट जो होता है वो तो लेट आउट पोर्शन का ही होता है, वो पूरे प्रॉपर्टी का नहीं होता। तो एक्चुअल रेंट तो आपको दिया हुआ ही लेट आउट पोर्शन का, तो उसको डिवाइड मत करना, वो सीधा लॉप के कैलकुलेशन में यूज कर लेना। ठीक है, दैट इज एरिया वाइज लॉसो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एरिया वाइज लॉसो एकदम सही लगता है कि हाँ सर एरिया वाइज बटा हुआ है तो 2 अलग घर मान के अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे, वेरी सिंपल। दिक्कत लोगों को अगर आती है ना तो इसी में आती है, सेकंड वाले में। लॉसो 2, लॉसो 2 में क्या है, टाइम वाइज बांटा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी एक ही है, उसी में कुछ समय टेनेंट रहा और कुछ समय मकान मालिक खुद रहे। ठीक है, तो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसको थोड़ा सा यहां पे अन्याय हो रहा है, ऑल्दो कुछ समय तक सेल्फ ऑक्यूपाइड और कुछ समय लेट आउट, फिर भी यहां इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम मानेंगे कि लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर, तो यहां एक ही कैलकुलेशन होगा लॉप, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना ही नहीं जाएगा। इनकम टैक्स वाले इसको फुल ईयर का लॉप मान के कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा अन्याय है पर यही कानून है। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे होता है, इमेजिन करो, मैं डेटा दे रहा हूं। लेट अस से द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 8 months और फिर लास्ट के 4 महीने में लैंडलॉर्ड खुद रहने लग गया सॉप, तो यहां पर एक्चुअल रेंट जो आएगा वो तो 8 महीने का ही आएगा, जबकि सरकार अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगी और सरकार तो बोल रही है कि वी विल ट्रीट एज इफ इट वाज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो सरकार जो एक्सपेक्टेड रेंट का फिगर निकालेगी वो पूरे 12 महीने का रहेगा, जबकि एक्चुअल रेंट सिर्फ 8 महीने का रहेगा। तो जीतेगा कौन, एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहां पे जीएवी हाई निकल के आ जाता है। ठीक है, जीएवी वी नो इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सरकार बोल रही है हमारे हिसाब से तो इट वाज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर,
तो हम तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट असेसी निकालता है और असेसी बोलता है मैं तो सिर्फ 8 ही महीने का रेंट कमाया हूं, तो मैं तो 8 ही महीने का लिखूंगा। तो जिसको जो लिखना है लिख दो। ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है कि एक्सपेक्टेड ही ज्यादा होगा बिकॉज वो 12 महीने का है, तो जीए भी ज्यादा होगा। ये एक अन्याय है, पर यही है। एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर का, एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट पीरियड का। ठीक है, हमारे सारे के सारे 6 केसेस कवर हो गए हैं, मैक्सिमम कैलकुलेशंस खत्म हो चुका है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आओ देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है डीम्ड ओनरशिप, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन होता है 27 नंबर। वो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कोई और है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एचपी इनकम डीम्ड ओनर कोई और है, और जो भी डीम्ड ओनर है उसी के फाइल में हम एचपी इनकम निकालेंगे, उसी से टैक्स लेंगे। In some situations, the tax law considers some other person to be the deemed owner, whereas the legal owner is someone else. जैसे इधर देखो, इसके 5 केसेस हैं, ये रहे नीचे लिखे हुए। मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। मिस्टर केजरीवाल के पास ना 2 घर है, एक पर उसकी रेंटल इनकम है 4,80,000 की, एक की 3,60,000, मिला के 8,40,000। और आपको पता होगा 5 लाख तक तो आप बच जाते हो, 5 लाख के ऊपर होने से टैक्स लगता है। तो केजरीवाल जी ने क्या किया, HP2 हाउस प्रॉपर्टी 2 अपने वाइफ को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी 2 गिफ्ट कर दिया। नाउ हु इज द लीगल ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2? मिसेस केजरीवाल। बट अंडर सेक्शन 27 यहां पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने वाइफ को ट्रांसफर किया है विद इंटेंशन टू इवेड टैक्स, सो डीम्ड ओनर यही रहेंगे। तो HP2 का डीम्ड ओनर मिस्टर केजरीवाल ही रहेंगे। तो दोनों HP1 और HP2 का जो भी इनकम है वो इन्हीं के फाइल में जोड़ के एक ही साथ टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ये कंसेप्ट है डीम्ड ओनर का। इसके टोटल 5 केसेस हैं। नंबर 1, अगर प्रॉपर्टी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सेकेंड, एक इम्पार्टिबल एस्टेट है, ये सब मैंने ना क्लासरूम में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में। यहाँ में रिविजन है तो फटाफट बता रहा हूँ। ओके, एक प्रॉपर्टी है इम्पार्टिबल है, जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल ओनर है, बट वन ऑफ देम हैज द कंट्रोलिंग राइट्स, उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसी से एचपी टैक्स लिया जाएगा। थर्ड, आजकल ये फंडा बहुत ज्यादा चल रहा है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है ना उसमें सारे फ्लैट का ओनरशिप किसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे कर देते हैं, और जो भी फ्लैट खरीदने के लिए आता है उसका फ्लैट उसके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करते, कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर्स दे देते हैं उस बंदे को, और वो बन जाता है फ्लैट ओनर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बोल रहा है अगर सारे के सारे फ्लैट्स जो है बिल्डिंग में उसकी ओनरशिप किसी कंपनी कोऑपरेटिव एओपी के नाम पे है, और जो फ्लैट ओनर होता है उसके नाम पे फ्लैट का रजिस्ट्री नहीं होता बल्कि उसको शेयर्स ही मिलते हैं, तो रियल ओनर तो देखा जाए तो वो फ्लैट ओनर ही है ना। तो बोलता है वो जो मेंबर ऑफ द कंपनी कोऑपरेटिव एओपी है, जो अस्थि में फ्लैट ओनर है, जिसको खाली शेयर्स मिला, प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो, वही हमारा डीम्ड ओनर है, उसी से टैक्स लेंगे। कॉमन सेंस। चौथा, कई ऐसे केसेस होते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो पर गवर्नमेंट लेट करती है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं होता, तो इसके लिए कानून है सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसमें बोला हुआ है कि जब बायर ने प्रॉपर्टी सेलर से खरीद लिया है, प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर लिया, पैसा भी पेमेंट कर दिया, सब हो चुका, बस खाली एक लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो ऐसे केस में भले ही लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, द बायर विल बी ट्रीटेड एज द रियल एंड द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लास्ट, लेसर लेसी, अगर प्रॉपर्टी लीज पे दिया गया है तो ओनर तो लेसर होता है, लेकिन अगर लीज 12 साल या उससे ज्यादा का है, इफ द लीज इज मोर देन इक्वल टू 12 ईयर्स, तब जो लेसी होता है ना जिसने लिया है लीज पे, वही उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। ओके, सो ये है डीम्ड ओनरशिप के 5 केसेस। नेक्स्ट छोटा टॉपिक, कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट में क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है और प्रॉपर्टी के साथ अदर असेट्स भी रेंट पे दिया है, मतलब प्रॉपर्टी भी रेंट पे दिया है और प्रॉपर्टी के अंदर जितना भी फर्निशिंग्स है, अदर असेट्स है, वो भी रेंट पे दिया है। अगर इन दोनों का रेंट का अमाउंट सेपरेबल है, अलग अलग किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी का रेंट कितना और अदर असेट्स का रेंट कितना, तब तो अलग अलग प्रॉपर्टी वाला रेंट जो है वो एचपी में जाएगा, और अदर असेट्स जो लैंडलॉर्ड ने आपको रेंट पे दिया है, अंदर में जो भी फर्निशिंग वगैरह है, उसका जो रेंट का पैसा है वो आईएफओएस या पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एचपी में नहीं जाता वो आईएफओएस पीजीबीपी में जाता है। लेकिन सर इफ
द अमाउंट इज नॉट सेपरेबल। एग्जाम्पल होटल, एग्जाम्पल फैक्ट्री, इनमें प्रॉपर्टी का प्लस अदर एसेट्स का मिला के कंबाइंड रेंट फिगर है, अलग अलग अमाउंट हमें पता नहीं है, तो उस केस में पूरा का पूरा रेंटल इनकम IFOS या PGBP में चला जाएगा। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। मतलब आप बिल्डिंग के साथ अदर एसेट्स भी रेंट पे दे रहे हो, तो दोनों का अगर अमाउंट अलग अलग है तब तो HP और IFOS अलग अलग, वरना पूरा का पूरा IFOS में घुसा देंगे। थर्ड टॉपिक, को ओनरशिप। ये मैंने बता दिया था, ये बड़ा रेयर केस है जहां हर एक को ओनर को 2-2 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा। सपोज मान लो एक प्रॉपर्टी आप खरीदते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद के लिए, उस प्रॉपर्टी में 2 ओनर हैं, आप और आपकी वाइफ, 2 जन ओनर है, या तुम अभी तो शादीशुदा नहीं होगे तो तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन व्हाटएवर, तो तुम ओनर हो, साथ में तुम्हारे फैमिली में से कोई और एक ओनर भी है, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है लोन का, तो दोनों का फाइल अलग अलग बनेगा, दोनों का HP कैलकुलेशन अलग है, दोनों का शॉप अलग अलग है। तुम अपने वाले शॉप में 2 लाख माइनस कर सकते हो और तुम्हारा ब्रदर जो वो भी 2 लाख माइनस कर सकता है, तो को ओनर में 2-2 लाख का रिडक्शन पर पर्सन अलाउड है। ठीक है, को ओनरशिप वाले क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं ना कि एक प्रॉपर्टी है जिसके 2 ओनर हैं, आप बताइए कैसे किसका इनकम होगा, तो मैं बता रहा हूं व्हाट इज द सॉल्यूशन टेक्निक। फर्स्ट स्टेप में मानो कि प्रॉपर्टी का एक ही मालिक है और जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हो कर लो। स्टेप 2 में लास्ट में जब HP इनकम निकल गया तब दोनों ओनर्स में ओनरशिप रेशियो या प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो। तो शुरू से डिवाइड मत करो, लास्ट में जाके डिवाइड करो। सॉल्यूशन टेक्निक, फर्स्ट सॉल्व द सम अज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली 1 ओनर और HP इनकम निकाल लो। लास्ट में जब HP इनकम आ जाएगा तब दोनों ओनर्स या जितने भी 3 ओनर 4 ओनर हैं उनमें जो भी ओनरशिप रेशियो या प्रॉफिट रेशियो बोला उसमें डिवाइड कर दो। अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, कई बार लैंडलॉर्ड और टेनेंट में डिस्प्यूट चलता है, लैंडलॉर्ड बोलता है रेंट ज्यादा होना चाहिए, टेनेंट बोलता है नहीं कम, तो दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। अदालत में जाके सपोज लैंडलॉर्ड केस जीत गया और अदालत ने बोला हाँ भाई ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये केस अगर 3-4 साल तक चला है तो 3-4 साल तक टेनेंट तो कम रेंट दिया है जबकि अदालत बोली ज्यादा होना चाहिए, तो जो डिफरेंस एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना वो सारा का सारा अमाउंट टेनेंट अब लैंडलॉर्ड को पे करेगा। तो ये पूरे अमाउंट को कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। तो ये जो रेंटल इनकम इंक्रीज्ड पोर्शन लैंडलॉर्ड को मिला, ये जिस साल मिलता है उसी साल फुल टैक्सेबल होता है और 30% का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 25A। ठीक है, इट इज द डीम्ड इनकम, डीम्ड HP इनकम रिसिट बेसिस में, जिस साल मिला आपको पैसा टेनेंट से उसी साल टैक्सेबल है, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द हाउस एट द पॉइंट ऑफ रिसिट, उससे मतलब नहीं है। ये डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, डीम्ड इनकम में उस वक्त आपके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप होना जरूरी नहीं है जब आपको मिल रहा है, तो उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 25A। ये 30% का डिडक्शन जो होता है ना, ये अंडर सेक्शन 24 क्लॉज A नहीं है, ये अंडर सेक्शन 25A है। ओके, अनदर थिंग, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस। PGBP में एक कॉन्सेप्ट होता है बैड डेट रिकवरी, कि बैड डेट का पहले आपको रिडक्शन मिला था पुराने किसी साल में, अब अगर आपको बैड डेट का पैसा मिल गया, रिकवरी हो गया, तो अब उसको डीम्ड PGBP इनकम उस पर टैक्स दे दो। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं द अमाउंट रिकवर्ड माइनस द डिसअलाउड पोर्शन अर्लियर, दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट। जैसे मान लो मेरा बैड डेट हुआ था, एग्जाम्पल 2018 में मेरा बैड डेट हुआ 5 लाख रुपया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने सिर्फ मुझे अलाउ किया था 3 लाख का डिडक्शन लेने और 2 लाख मना कर दिया था। तो अब जब 5 लाख रुपया पूरा बैड डेट में रिकवर करूंगा तो इनकम टैक्स वाला पूरे 5 लाख पे टैक्स नहीं ले सकता। मैं बोलूंगा कि देखो 2 लाख तो आपने उस वक्त डिसअलाउ किया था, तो 2 लाख तो आपने उसी वक्त टैक्स दे लिया था, तो बचे हुए खाली 3 लाख पे टैक्स होना चाहिए, है ना। तो यहां पे फॉर्मूला होता है टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। तो 5 लाख माइनस डिसअलाउ कितना था, 2 लाख 3 लाख। ठीक है, URR में वही फंडा है बट एक बहुत खतरनाक चीज है, क्या है मैं बताऊंगा। अनरियलाइज रेंट मतलब मेरा बैड डेट हुआ था, टेनेंट ने पैसा नहीं दिया था, तो रूल 4 के 4 कंडीशन सेटिस्फाइड थे, तो पुराने वाले साल में जब HP इनकम निकाल रहे थे तो UR माइनस कर लिया था। अब आज सपोज 2022 में मेरे को UR रिसीव हो गया, रिकवर हो गया, वो टेनेंट आके उसमें पता नहीं भगवान आ गए हमको दे दिया पैसा, तो अब यहां पर द एंटायर अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल, द टैक्सेबल अमाउंट इज द अमाउंट रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। ठीक है,
सॉरी, ये डिसअलाउड अर्लियर सर क्या है मैं बता रहा हूं, यहां डेंजरस यही चीज है। पीजीपीपी में बहुत क्लियर वो लोग सम्स में लिख के दे देते हैं कि पहले जब बैड डेट हुआ था तो डिसअलाउड इतना है, यहां वो लोग बोलेंगे नहीं, यहां आपको खुद कैलकुलेट करना है। याद करो जीएवी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। तो पुराने साल में जब मेरा अनरियलाइज रेंट था तब मैंने एक्चुअल रेंट तो मेरा कम हो गया था बिकॉज बैड डेट, और एक्सपेक्टेड ज्यादा था, तो जीएवी में चांस है कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ही लिया गया होगा और उसी पे मैंने टैक्स दिया, जबकि मेरा एक्चुअल रेंट हाथ में तो कम आया था ना। तो उस वक्त अगर जीएवी आपने एक्सपेक्टेड रेंट लिया है जो कि एक्चुअल से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस पोर्शन है इसका मतलब उस पर आप टैक्स उसी साल ले लिए, वो डिसअलाउड है। तो वो अमाउंट लो, इस साल जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ उससे वो डिसअलाउड माइनस कर दो, टैक्सेबल पोर्शन निकल जाएगा, फिर उसमें वही 30% का रिडक्शन दे देना, ठीक है। तो ये बिल्कुल पीजीबीपी से मैच करता है, पर पीजीबीपी में वो लोग आपको बता देते हैं डिसअलाउड इतना, यहां आपको सोचना पड़ेगा कि पुराने साल में वो लोग डेटा दे देंगे, पुराने साल में जीएवी कितना था, एक्सपेक्टेड इतना था, एक्चुअल इतना था, अनरियलाइज्ड इतना था। तो अगर जीएवी एक्सपेक्टेड आ रहा है तो मतलब एक्चुअल जो आपको कम मिला है पर टैक्स एक्सपेक्टेड पे लग रहा है, ज्यादा पे लग रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिसअलाउड पोर्शन माना जाता है। ओके, लास्ट, बस लास्ट, ये टॉपिक किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बिल्डर्स। देखो प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह कौन रख सकता है, बिल्डर लोग, वही उनका काम है, बिल्डिंग बनाओ बेचो स्टॉक इन ट्रेड। तो मान लो कि एक बिल्डर है, उसने प्रॉपर्टी बना लिया, अब बिक भी नहीं रहा और रेंट पे भी नहीं जा रहा है, तो अब क्या करे इस प्रॉपर्टी का, इस पे तो इनकम ही नहीं है कुछ। गवर्नमेंट बोलती है देखो यार बिल्डर, हम इतना वेट नहीं कर सकते, हम 2 साल तक तुमको छोड़ देंगे, 2 साल के बाद ना बेचे ना रेंट पे लगाए तो हम तो डीम टू बी लेट आउट मान के उस पर टैक्स निकाल लेंगे। तो बिल्डर को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करनी चाहिए। तो कब तक बिल्डर बचेगा, जिस प्रीवियस ईयर में उसका बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, वो ईयर सरकार छोड़ देगी और उसके बाद 2 और साल सरकार छोड़ देगी, उसको सॉप मान के एग्जेम्प्ट कर देगी। देखो ईयर ऑफ कंप्लीशन प्लस नेक्स्ट 2 प्रीवियस ईयर्स में आपका वो जो भी अनसोल्ड फ्लैट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, उसको बिल्डर का उस खाली फ्लैट को सरकार एसओपी मान के एग्जेम्प्ट कर देगा। लेकिन सर कंप्लीशन ईयर छोड़ दिया, फिर 2 साल और छोड़ दिया, उसके बाद भी अभी तक वो प्रॉपर्टी ना बिका है ना रेंट पे चढ़ाया है, बोला गवर्नमेंट अब हमको मतलब नहीं है, अब उसको हम डीम टू बी लेट आउट मान के अब यहां से हम टैक्सेबल कर देंगे। तो कितना टाइम छोड़ देंगे, कंप्लीशन ईयर प्लस नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर उतना एग्जेम्प्टेड है, सॉप मान लिया जाएगा, उसके बाद डिलॉप मान के टैक्स देना चालू, ठीक है। दैट कंप्लीट्स आवर रिविजन ऑफ एंटायर हाउस प्रॉपर्टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ सम्स ओरिएंटेड चैप्टर है, लीगल प्रोविजंस भी सारे मैंने बताए, उस पर भी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े थोड़े, एमसीक्यूज वगैरह, पर ज़्यादातर ये सम्स ओरिएंटेड चैप्टर है। तो मैंने जगह जगह सॉल्यूशन टेक्निक्स डिस्कस किया है। ये रिविजन वीडियो का मकसद यही होता है बेसिकली कि इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली, मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि दिमाग में गुड्डम गुड हो जाता है, भूल जाता है, तो इसीलिए उसका मल्टीपल रिविजन जरूरी है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक रिविजन वीडियो बना दूँ ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्लास कर लिए, अब उसके बाद बार बार ये रिविजन वीडियो आके देख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था, ताकि भूले नहीं, हमेशा याद रहे। मैंने कई बार क्लास में भी बोला है, यूट्यूब पे भी बोला है कि इनकम टैक्स कम से कम आप डेली 1 घंटा रिवाइज करो, इनकम टैक्स या जीएसटी जो भी, मतलब टैक्स डेली 1 घंटा रिवाइज करो, जो भी पोर्शन थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते रहो, कल कुछ पढ़ा था, आज कुछ पढ़ा, आज कुछ पढ़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा डेली 1 घंटे पढ़ते रहो। अगर टैक्स के साथ तुम टच में नहीं रहना तो भूल जाओगे पूरा, और फिर सम्स वम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो टैक्स तो डेली 1 घंटा करना है। मैं लॉ ऑडिट के लिए कभी नहीं बोलता कि डेली 1 घंटा करना जरूरी है रिविजन, पर टैक्स के लिए जरूरी है। तो रिविजन वीडियो इज माय अटेम्प्ट टू हेल्प यू कि बार बार तुम अपडेट करते रहो, भूलो नहीं, यहाँ भूलने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। थैंक यू।